जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। इस क्लास में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि बैक्टीरिया की सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इसकी खोज कैसे की गई है और बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, सबसे बड़ी बैक्टीरिया, सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है, इन सब को एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों आज का जो आपका क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप तो रील देखते ही हैं, रील देखते रहिएगा। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की खोज कैसे की गई, इसको समझने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट का एक कहानी समझ लीजिए। जैसे पहले के समय में, आज से 100 साल 150 साल पहले क्या होता था, गांव के गांव में महामारी आती थी और उस महामारी की वजह से पूरे गांव के लोग ही मर जाते थे और उसका कोई पता ही नहीं चलता था कि ऐसा क्यों होता था। तो उस समय के व्यक्ति जानते थे कि देवताओं के द्वारा ऐसी कोई प्रकोप किया गया है जिससे गांव के गांव लोग मर रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने आया और उन्होंने अपने अथक प्रयास से अपनी इन पहेली को सुलझाया और उन लोगों ने बताया कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जंतु होते हैं जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं और इन्हीं के द्वारा ये सारी बीमारियां होती हैं। उनमें से एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोनियो वान लुएनहाक। ये जो है हॉलैंड के निवासी हैं, जो हॉलैंड है वहाँ के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम है एंटोनियो वान लुएनहाक। हालांकि आप लुएनहाक नाम याद रखेंगे तो इतना भी आप सभी लोगों के लिए काफ़ी है। इनके द्वारा क्या किया गया, जो दांत आप देखेंगे कि 9-10 साल के जो बच्चे होते हैं ब्रश नहीं करते हैं, ज़्यादा मंजन नहीं करते हैं। आप कहेंगे तो मंजन करेंगे नहीं, जैसे खाएंगे पिएंगे स्कूल भाग जाएंगे। ज़्यादातर जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल वाले बच्चे, तो दांत पीले हो जाते हैं। तो बड़े हो जाएंगे तो फिर दांत दिखाएंगे तो शर्म आएगा, तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास और दांत को खुरुच के उसको साफ करवाते हैं। तो जब खुरचेंगे तो उसमें पीले पीले आपके खुरुच के दौरान आपके मैल निकलते हैं। तो उस मैल को एंटोनियो वान लुएनहाक ने इकट्ठा कर लिया, यानी जो दांत का, जो दांतों से खुरचा गया मैल था, खुरचे मैल को इन्होंने इकट्ठा कर लिया और लार को भी इकट्ठा कर लिया। इसी के साथ जो तालाब थे, जो पोखर थे जहाँ पे गंदे पानी इनको मिले, इन सभी को इन्होंने एक साथ इकट्ठा किया और बारी बारी से इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और उसी सूक्ष्मदर्शी से एक बार दांत के मैल को देखा, फिर एक बार लार को देखा, फिर एक बार तालाब वाले गंदे पानी को देखा। फिर इन्होंने जैसे जैसे देखा सभी में इनको अपने माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे जंतु दिखाई दिए, कहीं किसी में अमीबा, किसी में पैरामीशियम, किसी में यूग्लिना, किसी में बैक्टीरिया। इन सभी को इन्होंने देखा, एक साथ देखा बारी बारी से। तो इन्होंने इसका कोई नाम नहीं दिया, कुल को सम्मिलित रूप से इन्होंने कहा कि यह सारे सूक्ष्म जंतु हैं। यानी सूक्ष्म जंतु, इसका मतलब इतने छोटे हैं कि ये हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। इस सूक्ष्म जंतु शब्द को इंग्लिश में लिटिल एनिमलिकुलस नाम से भी जाना जाता है, यानी लिटिल एनिमलिकुलस। अब यहाँ तक तो इन्होंने देख के छोड़ दिया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं और उन्होंने इसका नामकरण कर दिया। जैसे आपके घर में बच्चा आता है, बच्चा पैदा होता है, बेबी का बर्न होता है, तो आप सभी लोगों के घर में बेबी का बर्न हो गया, लेकिन नाम रखवाने के लिए आप पंडित जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारे बचवा का नामकरण कर दीजिए। तो पंडित जी बेचारे पोथी पत्रा निकालते हैं और गुड़ा भाग करके एक नाम अच्छा सा निकालते हैं। तो इसी प्रकार से एक और वैज्ञानिक आते हैं और उनका क्या नाम है, उनका नाम है एरनबर्ग साहब आए। और एरनबर्ग, बर्गर नहीं, एरनबर्ग, बर्गर खूब खाते हैं हम लोग, वो नहीं है, एरनबर्ग साहब हैं। और इन्होंने इस सूक्ष्म जंतु को कहा कि ये सूक्ष्म जंतु तो सभी सम्मिलित हैं, लेकिन उसमें से जो एक जंतु है, जो अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो छोटे छोटे जंतु हैं, उनको तो पहचान लिया गया, लेकिन जो ये बैक्टीरिया थे इनका नाम इन्होंने दे दिया बैक्टीरिया, जिसका नाम इन्होंने सूक्ष्म जंतु रखा था। तो सम्मिलित रूप से सभी को इन्होंने, एंटोनियो वान लुएनहाक ने सम्मिलित रूप से सूक्ष्म जंतु नाम रखा था लिटिल एनिमलिकुलस। लेकिन इन्होंने उसमें से जो रोग उत्पन्न करते थे उन सभी जंतुओं को, उन सभी जीवों को इन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया। इन्होंने दिया, एरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया। आप सब लोग याद रखिएगा, सारे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आपके जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपसे पूछे जाएंगे। तो बैक्टीरिया नेम वाज गिवन बाय एरनबर्ग। अब यहाँ पे तो कहानी इनकी समाप्त होती है। अब एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे। आप वायरस पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फंगस पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जंतु के कोई भी पढ़ेंगे, उनका नाम जरूर आपको सुनने को मिलेगा। तो उनका जो नाम है, इनका नाम है लुई पाश्चर।
लुईस पाश्चर साहब आए और यह इतने महान वैज्ञानिक थे कि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। इसके वजह से इन्हें फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, यानी सूक्ष्म जंतुओं के जो विज्ञान है उसके जनक ये हैं लुई पाश्चर। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया। सिद्धांत में इन्होंने पहले बताया कि जो पदार्थ सड़ते गलते हैं, यानी जैसे रोड पे आप देखते हैं कि मोटर से कोई कुत्ते को ठोकर लग गया है, अब कुत्ते बेचारा मर गया है, उसे कोई उठा के ले जाके ज़मीन में दफना ही नहीं रहा है, वो बेचारा रोड पे पड़े है तो वो सड़ने लगता है, बदबू करने लगता है। तो सड़ता क्यों है? सड़ता इसलिए है क्योंकि बैक्टीरियो के द्वारा उसके शरीर का डिकम्पोज किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, उसका भक्षण किया जाता है, उसे खाया जाता है और धीरे धीरे उसे गला दिया जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो इस क्रिया को इन्होंने किण्वन बोला, किण्वन जिसे अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन भी कहा, फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन, किण्वन का मतलब कोई भी पदार्थ है जो सड़ने लगता है, गलने लगता है, डिकम्पोज होकर मिट्टी मिल जाता है, उस प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। और किण्वन के बाद इन्होंने यह भी बताया कि किण्वन तो होता ही होता है, इन बैक्टीरियो से मनुष्यों और जीव जंतुओं में रोग भी उत्पन्न होते हैं, जिसके आधार पर इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका जो नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इसको आप लोग याद रखिएगा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इसको दिया है लुई पाश्चर ने। इन्होंने यह सिद्धांत दिया जिसे जल्द शीघ्र ही वैज्ञानिकों के द्वारा इसे अपना लिया गया। इतनी सटीक थ्योरी इन्होंने दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इन्होंने लुई पाश्चर ने दिया। और इसी थ्योरी के बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। अब रॉबर्ट कोच क्या करते हैं? रॉबर्ट कोच क्रिकेट के कोच नहीं है, ये रॉबर्ट कोच हैं। और रॉबर्ट कोच के द्वारा क्या किया गया, इन्होंने बताया जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितने भी जंतु जो 4 पैर वाले होते हैं, यानी 4 पहिया वाले जानवर होते हैं, उन जानवरों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है, यह बीमारी इनसे मनुष्यों में फैल जाता है। तो एंथ्रेक्स बीमारी है, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बताया, जो हैजा बीमारी है, हैजा जिसे कालरा भी बोला जाता है, जो टीबी यानी तपेदिक हिंदी में बोला जाता है, जो टीबी बीमारी है, यह भी बैक्टीरिया के ही कारण होता है। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि कुछ बीमारियाँ जो होती हैं रॉबर्ट कोच के बताए गए सिद्धांत के अनुसार, जो अन्य भी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जोसेफ लिस्टर ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है एंटीसेप्टिक थियरी। हालांकि इनका बस यहीं तक वर्णन है, एक सिद्धांत इन्होंने दिया एंटीसेप्टिक थियरी। तो मूल रूप से आपको याद इसमें क्या क्या रखना है। पहले प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, यानी बैक्टीरिया के जो फादर हैं। पूछा जाएगा आपकी कि जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक है। और यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो जीवित कोशिका है इसकी खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसके अलावा जो आपके लुई पाश्चर हैं, यह आपके जो सूक्ष्म जंतु विज्ञान है, यानी सूक्ष्म जैविक जो विज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, उसके जनक आपके लुई पाश्चर हैं। इसी के अलावा जो आपके रॉबर्ट कोच हैं, रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान के आधुनिक जनक बोला जाता है। तो इस तरह से आपके बैक्टीरिया की खोज हुई। तो यह सारे खोज आपके कब हुए हैं? तो सारे खोज ये बैक्टीरिया के, चाहे वायरस हो चाहे फंगस हो, यानी जितने भी सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनकी जो खोज हुई थी यह 1885 से लेके और आपके 1914 के बीच में यह सारे खोज किए गए थे। इस पीरियड में सूक्ष्म जंतुओं के विषय में इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ कि इस पीरियड को सूक्ष्म जंतुओं का स्वर्ण काल बोला गया। सूक्ष्म जंतु के जो जितने भी सूक्ष्म जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीवों के स्वर्ण काल इसे बोला गया। इतना ज़्यादा खोज हुआ। अब देखिए 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध होने शुरू हो गया था और 1885 में देश अपना भारत गुलाम था, कोई खोज ही नहीं कर रहा था और ये लोग सारे खोज कर रहे थे। देखिए बैक्टीरिया की खोज कर दिए, बीमारी की खोज कर दिए कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होते हैं। तो ये रहा आपकी बैक्टीरिया के संबंध में कैसे खोज किया गया था। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि यह जो जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वह बैक्टीरिया हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसे समझना होगा। तो जो बैक्टीरिया होती है, इसको जो सामान्यतः आपको माइक्रोस्कोप से देखने पे
जो आपके स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, हालांकि पहले जो सूक्ष्मदर्शी थी उसी से बैक्टीरिया को देखा जाता था, बाद में जो आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई तो उससे बैक्टीरिया की जो संरचना है उसकी और अच्छे से अध्ययन किया जा सका। तो बैक्टीरिया की जो संरचना होती है कुछ इस तरह होती है और इसके नीचे आपका एक कैप्सूल होता है। यह जो आपकी कैप्सूल होती है यह पूरे बैक्टीरिया की सुरक्षा प्रदान करती है और इसके नीचे आपका इस तरह से एक प्रकार के रोम की तरह आपकी संरचना होगी, जिसे हम लोग कसा भी बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में फ्लैजिला बोलते हैं। यह जो आपकी फ्लैजिला होती है, फ्लैजिला के आधार पर भी आपके बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, इसको आगे हम लोग समझेंगे। और इसी फ्लैजिला के ही बेस पे बैक्टीरिया आपका गति करता है, यानी जैसे हम लोग अपने पैर से गति करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी अपने पैर से गति करते हैं, इसी प्रकार से बैक्टीरिया यानी जीवाणु के पास भी अपना एक पैर है जिसका नाम है फ्लैजिला यानी कशाभिका। इसी के आधार पर यह गति करता है और यह जो आपकी खोल होती है जो इसके चारों तरफ से घेरे रहती है, इसका नाम है कैप्सूल, कैप्सूल नाम है। और यह जो आपका है कैप्सूल के अंदर आपका एक सेल वाल होता है, सेल वाल जैसे प्लांट सेल्स में भी सेल वाल होता है, इसी प्रकार से बैक्टीरिया में भी सेल वाल पाया जाता है। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया के कि इसके अंदर एक आप कुंडलीकृत आपकी एक रेखे की धागे नुमक संरचना एक पास सटी हुई होती है, इस तरह की अपने पास सटी हुई रहती है। ये मुख्य रूप से जानते हैं आपका क्या है, यह डीएनए है। और डीएनए इस तरह क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते यानी केंद्रक नहीं होता है, जिस कारण से डीएनए जो है इस तरह की आपकी कुंडली वलयाकार संरचना बनाई रहती है और संघनित होती है, परंतु ये धागे के रूप में ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। एक ही धागा, जैसे आप एक डोरा ले लीजिए और उसको उधार दीजिए और उसी के एक के ऊपर नीचे ऊपर आप उसको रख दीजिए तो आप कहेंगे कि डोरा फंस गया, उधर ही नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है। और यह जो आपका डीएनए होता है, डीएनए कंटेंट होता है यानी आपस में जुड़ा हुआ होता है, एक साथ रहता है और इसी डीएनए को न्यूक्लियाइड भी बोला जाता है, न्यूक्लियाइड, और इसे जीनोफोर भी बोलते हैं। तो यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया में जो आपका जीनोफोर या न्यूक्लियाइड होता है, यह पूरे जैसे आपके प्लांट सेल एनिमल सेल है उसमें जो आपके केंद्रक होता है वह कोशिका का एक ब्रेन है, सारा काम उसी के आधार पर होता है। ठीक इसी प्रकार से बैक्टीरिया में जो आपका यह न्यूक्लियाइड होता है इसी के आधार पर सारे काम बैक्टीरिया में होते हैं। और यह जो आपका है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है, हिंदी में इसे कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म है। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि एक उभरी हुई इस तरह की संरचना पाई जाती है, यह है मीसोसोम। जो बैक्टीरिया होता है इसमें जो मीसोसोम होता है इसका मुख्य काम होता है श्वसन, यानी ये इसी के सहायता से बैक्टीरिया श्वसन करता है। अब इसके अलावा इसमें कुछ प्लाज्मिड वगैरह भी होते हैं और राइबोसोम भी होते हैं। तो जो बैक्टीरिया में राइबोसोम होता है यानी राइबो जो सोम होता है बैक्टीरिया में राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होता है। जैसे आपका हम लोगों में जो पेड़ पौधों में राइबोसोम पाए जाते हैं वह 80S टाइप के होते हैं, परंतु बैक्टीरिया में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा जो आपके बैक्टीरिया में जो आपके प्लास्टिड होते हैं, जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो आपका माइटोकांड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी अपरेटस होता है, यह सारे जो कोशिकांग होते हैं बैक्टीरिया में अनुपस्थित पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस भी अनुपस्थित होने के कारण इसे इनसिफिशियंट यानी आर्ध प्रिमिटिव जीव भी बोला जाता है, जिसे 3 नाम से देखिए, एक पहला इनसिफिशियंट, दूसरा हिंदी में आद, एक प्रिमिटिव जीव भी बोला जाता है। और केंद्रक जिस कोशिका में अनुपस्थित रहता है वह कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। तो बैक्टीरिया मुख्य रूप से आपका जो सेल्स है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। अब यह क्यों आता है, क्योंकि इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हालांकि न्यूक्लियस होता है लेकिन न्यूक्लियाइड के रूप में होता है और इसी के द्वारा और इसी जो न्यूक्लियाइड है इसके चारों तरफ कोई भी केंद्रक कला नहीं पाई जाती है और केंद्रक कला भी इसमें अनुपस्थित होता है। और इसी के साथ साथ जब केंद्रक नहीं रहेगा तो केंद्रिका भी नहीं रहेगी, तो इसलिए बैक्टीरिया में केंद्रिका भी नहीं पाए जाते हैं। अब जो आपका दूसरा इसका लक्षण है यह कॉस्मोपॉलिटन है। इसका मतलब कॉस्मोपॉलिटन का सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ये पृथ्वी पर हर एक जगह पाया जाता है। आपके समुद्र में भी पाया जाएगा, पूरे गहराई में पाया जाएगा, आपके बहुत नीचे पाया जाएगा। जैसे आपने मेरियाना गर्त का नाम सुना है कि जो कि सबसे गहरी खाई है, तो वहाँ भी ये पाए जाते हैं। 80 डिग्री तापमान में भी पाए जाते हैं, -80 डिग्री में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई जगह नहीं बचा है कि जहाँ ये पाए न जाते हों। इसके अलावा जो आपका तीसरा कैरेक्टर है इसमें जो आपका शोषण होता है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शोषण जो आपका होता है इसमें मीसोसोम से आपका शोषण होता है, मीसोसोम से शोषण
होता है। और इस बैक्टीरिया में जो आपका जनन होता है, तो सामान्यतः जो आपका जनन होता है इसमें बाइनरी फिजन के द्वारा ही जनन आपका होता है। बाइनरी फिजन आगे जब मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरिया वाले नेक्स्ट वीडियो में कि रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। अब जो आपका नेक्स्ट इसमें है आपका लक्षण, तो जो आपकी बैक्टीरिया में सेल वाल बना होता है, यानी जो इसकी कोशिका भित्ति है, सेल वाल जो है, सेल वाल मुख्य रूप से आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकान होता है इसी से यह बना होता है। यानी बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो पेप्टिडो या पेप्टाइडोग्लाइकान से मिलके बना होता है। अब यह जो आपका पेप्टिडोग्लाइकान होता है इसमें दो तरह के आपके अम्ल पाए जाते हैं, और यह दोनों जो आपके अम्ल हैं किसी भी जीव या कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, न ही आपके प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। तो इन दोनों का जो आपका नाम है, पहले का जो आपका नाम है एसिटल ग्लूकोसामीन, ये पहला है आपका एसिटल ग्लूकोसामीन, और दूसरा जो आपका है एसिटिल म्यूरेमिक। यह दोनों जो आपके अम्ल हैं इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, और उसमें ऐसे कौन से दो अम्ल पाए जाते हैं जो किसी भी जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, तो उसका जो आपका नाम है एसिटल ग्लूकोसामीन है और एसिटल म्यूरेमिक अम्ल है। यह दोनों जो अम्ल हैं केवल बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा किसी भी जीव जंतु में आपके यह अम्ल नहीं पाए जाते हैं सेल वाल में। अब जो आपका अगला लक्षण है, तो इसमें जो आपके राइबोसोम होते हैं, जो बैक्टीरिया में राइबोसोम्स होता है, यह राइबोसोम्स आपका 70S टाइप का पाया जाता है। जब मैं आपको सेल्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें राइबोसोम के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जितने भी कोशिकांग होते हैं उसमें मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। अब जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट लक्षण इसमें क्या है कि जो आपकी इसमें है न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक के साथ साथ आपका जो केंद्रिका है वो अभी नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं रहेगा तो केंद्रिका कैसे रहेगा, तो ये अब्सेंट होते हैं। तो ये तो आपके बैक्टीरिया के मेन लक्षण है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो खाना अपने आप ही बना लेते हैं, यानी जैसे पेड़ पौधे खाना अपने आप बना लेते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, जिसमें आपका प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया आ जाएंगे, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया आ जाएंगे। इसके अलावा आपका रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया आ जाएंगे। तीन सारे बैक्टीरियों में जो आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियोबिडिडीन होता है, इस तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा यह भोजन बना लेते हैं। तो आगे जब मैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ये सारे का काम क्या है और इसमें आपका स्ट्रक्चर में हर एक अंग का क्या काम है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। दोस्तों, आकृति के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। इससे पहले आप सभी लोग दो बातों को याद रखिएगा। जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट यानी जो सबसे छोटी बैक्टीरिया होती हैं वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती हैं। यानी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो होती है ये सबसे छोटी बैक्टीरिया होती हैं, और जो सबसे बड़ी बैक्टीरिया होती है यानी सबसे लार्जेस्ट जो बैक्टीरिया है वो थियोमार्गरीटा मैनिफिका, थियोमार्गरीटा मैनिफिका नाम है। इससे पहले बेगियाटोआ मिराबिलिस था, वो सबसे बड़ी बैक्टीरिया थी, लेकिन अभी हाल ही में इसका खोज किया गया है और फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको खोजा गया है, और इसका जो नाम है थियोमार्गरीटा मैग्निफिका। इसी बैक्टीरिया का जो है सबसे बड़ी बैक्टीरिया है, और सबसे आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि इस बैक्टीरिया को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसकी जो आपकी आकार है लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब में है, तो यह सबसे बड़ी बैक्टीरिया है। इससे पहले बेगियाटोआ मिराबिलिस था, तो अब उसका नाम हट गया है। अब यही बैक्टीरिया आपकी सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। अब जो आपकी बैक्टीरिया है, आकृति के आधार पर बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं। इसमें पहला आपका स्फेरिकल ऑब्लिकोकाई, स्फेरिकल का मतलब गोलाकार बैक्टीरिया। गोलाकार जो बैक्टीरिया होती हैं ये भी कई तरह की होती हैं। इसमें आपका माइक्रोकोकाई है, माइक्रोकोकाई है, आपका डिप्लोकोकाई है। तो जो माइक्रोकोकाई है, इस तरह की जो बैक्टीरिया होती हैं गोल होती हैं, वो केवल अकेले ही रहती हैं। जो माइक्रोकोकाई के अंतर्गत बैक्टीरिया आती हैं वो केवल अकेले ही रहती हैं। जैसे आपका माइक्रोकोकस बैक्टीरिया है, यह केवल अकेले सिंगल ही रहता है। अब कोकाई में दो आपका दूसरा प्रकार है डिप्लोकोकाई, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डिप्लो यानी डुप्लीकेट, यानी दो लोग साथ में रहते हैं और यह जोड़ी बना के आपस में साथ में रहते हैं। जैसे आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, डिप्लोकोकस जिससे आपका न्यूमोनिया बीमारी होता है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो आपकी बैक्टीरिया है ये जोड़ी में रहना पसंद करते हैं, यानी जोड़ीदार हैं, तो डिप्लोकोकाई हैं। इसी तरह आपका स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया है यह आपस में एक दूसरे से जैसे चैन, एक दूसरे से चैन में गोटी होती है और
एक गोटी दूसरे गोटी से एक कील के द्वारा जुड़ी रहती है। तो इसी तरह से आपकी जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं ये गोल ही होते हैं, लेकिन परंतु एक दूसरे से आपस में चिपके हुए रहते हैं और इस तरह से चिपक के यह चैन की तरह संरचना बनाते हैं, जिसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया है, यह आपका एग्जाम्पल है। इसी तरह जो आपका टेट्रार्स है, टेट्रार्स का मतलब 4 बैक्टीरिया आपस में एक साथ रहते हैं, यानी इनकी जो जोड़ी होती है 4 लोगों की एक ग्रुप होता है और ये 4 आपस में एक साथ रहते हैं। अब जो आपका सार्सिनी है, सार्सिनी में मुख्य रूप से 8 से लेकर 64 बैक्टीरिया एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं, तो यह सार्सिनी के अंतर्गत आते हैं। अब इसी तरह स्टेफाइलोकोकाई है, जो स्टेफाइलोकोकाई है इसमें बहुत सारी जो बैक्टीरिया होती हैं, बहुत इसकी संख्या अनलिमिटेड है, बहुत सारी बैक्टीरिया मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरह की जो आपकी संरचना होती है तो स्टेफाइलोकोकाई के अंतर्गत आती हैं। ये तो रही आपकी स्फेरिकल आपकी कोकाई बैक्टीरिया के प्रकार। अब जो आपका दूसरा है बैसिलस, बैसिलस इसका एक और नाम है रॉड शेप बैक्टीरिया, यानी रॉड शेप, यानी जैसे छड़ी होती है उसके आकार की यह बैक्टीरिया होती हैं। यह भी 3 तरह होती हैं। इसमें जो आपका पहला है मोनोबैसिलस, मोनोबैसिलस का मतलब केवल एक होता है, एक बैक्टीरिया जहाँ रहेगी, एक छड़ के रूमा एक बैक्टीरिया, एक छड़ रहेगा। जैसे इतना बड़ा छड़ का गिट्टक है उसे आप काट के रख दीजिए तो रॉड शेप हो गया, तो रॉड के ही तरह अकेले ही रहता है। और जो आपका डिप्लोबैसिलस है यह छड़ के नुमा ही होती है, परंतु 2 बैक्टीरिया एक साथ रहती हैं। इसी तरह आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती हैं यह छड़ के नुमा आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बनाती हैं, लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट है कॉमा बैक्टीरिया, कॉमा बैक्टीरिया जैसे आप हिंदी लिखते हैं तो उसमें कामा लगाते हैं, कि बोला जाता है कि कामा लगा दीजिए, तो कामा के ही आकार की होती है। इसमें जो आपकी विब्रियो कालेरी बैक्टीरिया होती है जिससे कॉलरा बीमारी होती है, इसी तरह की आपकी विब्रियो कालेरी बैक्टीरिया की शेप होता है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया होती हैं जो मुख्य रूप से आपका हेलिकल होते हैं। इसी के साथ साथ आपकी स्टार शेप बैक्टीरिया होती हैं और स्क्वायर शेप बैक्टीरिया भी होती हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग शेप के होते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है कि एकदम निश्चित है कि 5 टाइप की आकृति की होती हैं बैक्टीरिया, 10 के आकृति की होती हैं, 10 टाइप आकृति की होती हैं, ऐसा कोई नहीं है। जैसा जैसा खोज किया गया है उसी हिसाब से जैसी इनकी आकृति मिली है उसी हिसाब से इनका नाम दिया गया है। एग्जैक्ट नहीं है कि केवल संख्या में मैं आपको बता दूं कि 5 प्रकार की इनकी आकृति होती है, तो ऐसा नहीं है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि लोकोमोशन के आधार पर, यानी गति के आधार पर बैक्टीरिया कितने तरह की होती हैं। दोस्तों गति के आधार पे जो बैक्टीरिया होती हैं मुख्य रूप से 2 तरह की बैक्टीरिया होती हैं। पहला जो आपका बैक्टीरिया है अचल, यानी अचल का मतलब नॉन मोटाइल, यानी अचल जो बैक्टीरिया होती हैं ये बेचारे चल फिर नहीं पाते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, लेकिन बैठे ही रहेंगे, आपको मिल जाएंगे तो ये आपके शरीर में बीमारी पैदा कर देंगे। तो ये अचल बैक्टीरिया होती है जिसे इंग्लिश में नॉन मोटाइल बोला जाता है। और जो आपकी दूसरी तरह की बैक्टीरिया होती हैं जो चल बैक्टीरिया होते हैं, यानी घूम घूम के बीमारी पैदा करते हैं, आपको खींच के पकड़ लाएंगे और बीमारी पैदा करेंगे, तो ये आपके मोटाइल होते हैं। और ये जो आपके चल और अचल किस आधार पे होते हैं, तो इन बैक्टीरिया में फ्लैजेलम पाया जाता है जिसे फ्लैजिला बोला जाता है, हिंदी में इसे कसाभिका बोलते हैं। तो यह जो आपकी कसाभिका होती है उसी के आधार पे यह चलते हैं। लेकिन जो बेचारा आपका अचल बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल है, इसमें जो आपका फ्लैजिला होता है, जो कसाभिका होता है, यह पाया ही नहीं जाता है, इसलिए चल नहीं पाता है, लेकिन बैठे रहेगा, जैसे मिल जाएगा आपको वैसे बीमारी पैदा कर देगा। अब जो आपकी दूसरा है इसमें जो आपका फ्लैजिला है, फ्लैजिला इसमें आपका पाया जाता है और इसी फ्लैजिला के आधार पर गति करता है और गति कर करके बीमारी पैदा करता है। तो जो फ्लैजिला के आधार पर जो बैक्टीरिया होती हैं और मुख्य रूप से कुछ इस टाइप की बैक्टीरिया होती हैं, जिसमें आपका जो पहला है ए ट्राइकस बैक्टीरिया होती है, ए ट्राइकस बैक्टीरिया होती है, यानी इसमें ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जिसके में मतलब फ्लैजिला पाया ही नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है तो केवल बैक्टीरिया ही रहेगा, फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। तो इस तरह की जो बैक्टीरिया आपके होती हैं ये ट्राइकस बैक्टीरिया आती हैं। और जो आपका दूसरे टाइप की बैक्टीरिया हैं तो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है, मोनोट्राइकस, CHOUS, मोनोट्राइकस मतलब एक कसाभिक बैक्टीरिया, यानी ऐसे जो बैक्टीरिया हैं जिनमें केवल एक ही फ्लैजिला पाया जाता है, एक ही कसाभिका पाया जाता है और उसी एक ही कसाभिका के आधार पर गति करता है। तो इस तरह की बैक्टीरिया मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होती हैं। अब जो आपका तीसरी बैक्टीरिया है तो तीसरी जो आपकी बैक्टीरिया है यह आपकी लोफोट्राइकस होती है, लोफोट्राइकस
ट्राइकस होती हैं। लोफोट्राइकस का मतलब ऐसी बैक्टीरिया होती हैं, जैसे माना कि ये आपकी बैक्टीरिया है और इसी के एक सिरे पे एक से अधिक गुच्छे में फ्लैजेला पाए जाते हैं, यानी एक फ्लैजेला के अलावा एक ग्रुप में फ्लैजेला रहेगा, यानी कशाभिका रहेगा। तो इस तरह की जो आपकी बैक्टीरिया होती है लोफोट्राइकस होती हैं। और आपका ए ट्राइकस हो गया जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं है, दूसरा आपका हो गया मोनोट्राइकस हो गया जिसमें केवल एक सिंगल फ्लैजेला है, और तीसरा आपका हो गया लोफोट्राइकस, केवल एक ही सिरे पे एक से अधिक एक ग्रुप में फ्लैजेला पाया जाता है। अब जो आपका चौथा हो गया आपका एम्फीट्राइकस हो गया। एम्फीट्राइकस का मतलब ऐसे बैक्टीरिया, माना यह बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के दोनों सिरों पे गुच्छे में कशाभिका पाई जाती है। इस तरह की जो बैक्टीरिया होती है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया होती है। अब जो आपका नेक्स्ट पाँचवा आपका है पेरीट्राइकस का मतलब यह जो बैक्टीरिया होती है इसके पूरे शरीर पे फ्लैजेला पाया जाता है। जैसे कोई आदमी आप देखे होंगे पूरे शरीर पे उसके बाल ही बाल जमे रहते हैं, यानी रोंवा जमे होते हैं। इसी प्रकार से यह जो आपकी बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पूरे शरीर पे, पूरे देह पे इसके फ्लैजेला होता है, कशाभिका होता है, और पूरे फ्लैजेला की सहायता से गति करता है। अब आप सोच सकते हैं इसके पे सबसे ज़्यादा फ्लैजेला है, यानी ये जल्दी गति करेगा, जल्दी दौड़ेगा, और जल्दी गति करेगा तो जल्दी मनुष्यों के पास पहुंचेगा, व्यक्तियों के पास पहुंचेगा और जल्दी से उनके में रोग उत्पन्न कर देगा। अब एक खास बात और है कि जो आपकी बैक्टीरिया होती है इसमें जो आपका कैप्सूल पाया जाता है, यह जो कैप्सूल होता है इतना कठोर होता है कि जब हमारे आपके शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है तो कैप्सूल के ही सहारे ये जिंदा रहता है, क्योंकि जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, जो WBC होती है, इसकी जो सेल्स होती है, यह सेल्स कैप्सूल की जो बैक्टीरिया की जो कैप्सूल होता है उसे नहीं मार पाता है, मार पाता है। इसी वजह से हमारे शरीर में धीरे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का क्लास से अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।